बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों दुरूद लाखों सलाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनकी खातिर ये दुनिया तख्लीक की गई। नाजरीन, कैलगरी स्टूडियो से सैयद तसद्दुक हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर है ज़मा इंटरनेशनल टीवी की नशरियात लिए। और ज़मा इंटरनेशनल वाशिंगटन के स्टूडियो में जनाब हमारे अजीम मर्तबा मेहमान नहीं बल्कि ऑनर ऑफ द चैनल जनाब खुर्शीद जमा साहब तशरीफ फरमा है। सबसे पहले मैं उनको प्रोग्राम में वेलकम करूंगा। और आज का जो प्रोग्राम का एक गर्ज़ गायत आपको बताते चले, जो रिसेंट पाकिस्तान के अंदर डेवलपमेंट हुई है उसके हवाले से प्रोग्राम है शहबाज की गिरफ्तारी, हुकूमती रवैया और आवामी रद्द-ए-अमल। ये सब कुछ कैसे हुआ और इस सारे जो है हत्याकांड के पीछे क्या क्या मरक़ात हैं, पार्टीज के जो है ना लोग, मोहतरमा जो है वो क्या फरमा रही हैं, मरियम नवाज शरीफ साहबा क्या फरमा रही हैं वो भी हम सुनेंगे। लोगों के नैरेटिव भी लेंगे। लोगों की जो है ना हमेशा राय हमारे लिए हमारे माथे का झूमर होती है। आपकी राय, क्योंकि आपकी वजह से ही हमारे टीवी पर बैठकर बहुत कम लोग और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा तादाद में देखते हैं। ये नाज़रीन आपकी चाहतों, मोहब्बतों और आपकी लगाव का इज़हार है। अस्सलाम वालेकुम खुर्शीद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। शाह साहब कैसे हैं? अल्लाह का बहुत एहसान, माशाअल्लाह। आज कुछ लगता है कि जनाब बहुत फ्रेश भी लग रहे हैं, तरोताज़ा भी हैं, तबसरे के लिए तैयार हैं। बहुत सारी पाकिस्तान में डेवलपमेंट्स हुई हैं। शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी, हुकूमती रवैया और अवामी रद्द-ए-अमल, आज के प्रोग्राम का हमने टॉपिक रखा है। क्या कहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह साहब, आपको, आपके टीवी नाजरीन को मेरा बहुत बहुत सलाम अर्ज़ हो। ये जो रिसेंट डेवलपमेंट हुई है, ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के हवाले से कल से ये काम शुरू हुआ है। और रियासत पाकिस्तान की अगर मैं खूबियाँ गिरदानूँ तो उसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि यहाँ कभी भी किसी भी तरह दाखिली तौर पे सियासी झगड़ा जो है वो किसी न किसी सूरत में चलता रहा। कभी सियासतदानों को जेलें बर्दाश्त करनी पड़ी, कभी इस धरती को मार्शल लॉ का तवील तरीन दौरानिया देखना पड़ा। यानी जो अदारों की बाहम मारका आ रही है, अगर इसको देखा जाए तो ये कोई नई बात नहीं है। और फिर सबसे बड़ी अगर मैं आपको ये बताऊं कि सब कुछ होने के बावजूद अगर कुछ नहीं हुआ तो हमारे सियासी और अस्करी इदारों ने कौमी मामलात के ऊपर एतमाद व इत्तेफाक नहीं कर सका। ये रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। मैं किसी के ऊपर ना इल्ज़ाम लगा रहा हूँ और ना किसी भी इदारे या किसी सियासी पार्टी की तौहीन करना मेरा मकसद है। रियासत पाकिस्तान के हिस्सेदार उस मुल्क के आइन के ताबे काम करने वाले सारे इदारे हैं जो उस मुल्क का हिस्सा हैं। अब हुआ ये, आपको पता है कि नेब के केसेस चल रहे थे। इमरान खान साहब का ये वादा था जी कि हम अकाउंटेबिलिटी करेंगे और ऐसी अकाउंटेबिलिटी करेंगे कि पाकिस्तान की तारीख में ऐसा नहीं हुआ होगा। उसके ऊपर शाह साहब आपको भी पता है, हमारे नाजरीन को भी पता है कि खान साहब अपने इस वादे पे कितना कायम रहे, हालात में किस किस तरह सियासी करवटें ली और इदारों ने अपने, वो कहते हैं दरे पर्दा पसे पर्दा और पेशे पर्दा क्या कहा क्या किया, वो तारीख का हिस्सा है। और हमारे नाजरीन ये भी जानते हैं कि मुस्लिम लीग नून को बड़ा अरसा पाकिस्तान की खिदमत का मौका मिला और उन्होंने क्या किया ये एक अलग चैप्टर है। और पाकिस्तान की सियासी कुव्वतों ने अपनी जिम्मेदारियां किस तरह निभाई वो भी हमारे पास एक मुसलमान तारीख बन चुकी है। जो शहबाज शरीफ साहब को, आपको पता है इनके ऊपर इल्ज़ाम था, नैब में जो केस चल रहा था कि इन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की है। और जो नैब बता रहा है वो कह रहा है कि 177 मशकूक जो है वो मनी ट्रांसफ़र की गई है। ऐसा ही है। इसी केस के हवाले से उनकी लाहौर में तारीख थी और वहाँ से उन्हें नैब की कस्टडी में दे दिया गया। और आपको पता है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब इस वक्त 69 वर्ष के हो चुके हैं। और आप ये जानते हैं
कहते हैं ना कि मार्का आराई के लिए जिस्मानी और ज़हनी तौर पे भी ताकतवर और तवाना होना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल। और अब वो उनको लाहौर का जो नैब का करीबी मरकज़ है वहाँ रखा गया जिस्मानी रिमांड के हवाले से। ठीक है। और अब की जो दिलचस्प डेवलपमेंट है वो हमारे प्रोड्यूसर साहब ने मोहतरमा हमारी जो मरियम नवाज साहिबा की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बड़ी हिटिंग कॉन्फ्रेंस अगर मैं उससे कहूँ उस राइट। प्रेस कॉन्फ्रेंस को, तो वो मैं कहने में हक बेजाना होऊंगा, क्योंकि जब हम क्लिप प्ले करके उनके ऊपर कमेंट्री करेंगे तो हमारे नाजरीन को भी पता चल जाएगा कि किस जगह किस पॉइंट के ऊपर हम क्या कह रहे हैं। और उसकी सबसे पहला जो क्लिप हमारे प्रोड्यूसर साहब ने हमें हदायत की है वो उनका कहना है जी कि सबसे पहला वो क्लिप आप आगाज करें कि शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी के फौरी बाद जो कारकुनान ने नारे लगाए, और वो नारे, और फिर बैक वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के घर के बाहर लंदन में भी पाकिस्तानी सड़कों पे निकल आए। और नाजरीन पहले ये क्लिप देख लें, फिर उसके बाद हम आगे चलेंगे। तो मैं गुजारिश करूंगा मतियूर रहमान साहब को कि वो पहले वो क्लिप दिखाएं। हम दोनों पॉइंट ऑफ व्यू लोगों के सामने रख लेते हैं कि उनकी गिरफ्तारी के फौरी बाद क्या क्या अमल हुए, लंदन में क्या हुआ और पाकिस्तान में क्या हुआ, फिर उसके बाद हम अगले पॉइंट पे बात करेंगे। तो मैं गुजारिश करूंगा उनसे कि वो क्लिप दिखाएं हमें। नवाज शरीफ और कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। नवाज शरीफ जो है ना, मुझे भी शक्ल दिखा देना कितना हो गई है। चले पे और कद्दुआ नीचे भेजो, आज बुखारी चले पे भेजो। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, पूरा टब्बर ही शोर है, गली गली में। नाजरीन, यहाँ दो बड़े इम्पोर्टेंट जो है क्लिप्स हैं और मैं अपने सीनियर सहाफ़ी से जानने से पहले जो है उन पर तबसरा करना बड़ा ज़रूरी समझता हूँ। एक तरफ मरियम के उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले, मरियम नवाज शरीफ भी वो कह रही हैं मरियम सफदर, बेसिकली वो मरियम सफदर हो चुकी हैं, लेकिन ये चूंकि इस कंट्रोवर्सी में हम नहीं जाएंगे। मरियम सफदर साहिबा के प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले जब अवाम वहाँ खड़े हैं, जो आ रहे हैं और जो उसका इस्तेमाल कर रहे हैं, उन्होंने एक नारा बुलंद किया कि बाजवा, यानी जनरल बाजवा के हवाले से। Am I right, sir? Yeah, बाजवा means there are two बाजवास, but हम ये कहेंगे कि बाजवा जो है हमारे जनरल साहब हैं, उनके जी, जो भी आर्मी के हवाले से। और इस तरह जो है वो रोडों पर आकर नफरत का इजहार या लोगों को ये बताना, और दुनिया के अंदर चूंकि एक तमाशा बन चुका है ये सारा कुछ कि किसी भी मुल्क की अस्करी ताकतें जो होती हैं वो बड़ा अहम रोल होते हैं और वो बाइज्जत भी होती हैं, क्योंकि उनका जमहूरी निज़ाम के साथ हमेशा जो है वो बेहतर रवैया और उससे अलादगी होती है। जिस तरह नाज़रीन मुझे आज भी याद है कि इंदिरा गांधी के दौर में माजी में भारत के एक जनरल ने कहीं उस वक़्त कोई इंटरवीन किया या कोई वर्ड्स इस्तेमाल किए, तो मोहतरमा ने, इंदिरा गांधी ने उसे जब अपने साथ बुलाकर जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ये लफ्ज़ कहे थे जो बड़े तारीखी लफ्ज़ थे कि आप बारकों तक ही महफूज रहें, सरहदों तक ही महफूज रहें, आपका मुल्की इंफ्रास्ट्रक्चर से, जो पॉलिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इससे कोई ताल्लुक नहीं है। हो क्या रहा है जी पाकिस्तान में मोहतरम खुर्शीद उज़्ज़मा अब्बासी साहब? 40 साल सहाफ़त आपकी भी है और ये किस तरफ मुल्क जा रहा है और ये सारे हालात किस तरफ जा रहे हैं? अच्छा शाह साहब, एक तो सैयद महमूद बुखारी साहब ने हमारी तवज्जो दिलाई है कि हमारा साउंड प्रॉब्लम आ रहा है। वैसे वो खुद एंट्री के लिए कर रहे हैं, मैंने यहाँ चेक किया है मेरे फोन के ऊपर। नहीं,
इनसे मैं ये गुजारिश करूँगा कि ये हमारी दोबारा रहनुमाई करें, अगर आ रहा है तो हमारे प्रोड्यूसर उसको दुरुस्त करेंगे। तो शाह साहब मैं आता हूँ अब आपके इस पॉइंट की तरफ कि आपने कहा कि ये रियासत में हो क्या रहा है, ये जा किधर रही है। इस रियासत में ये आज कोई नई बात नहीं हुई है। इस रियासत की मैं बदनसीबी कहूँगा कि इस रियासत में ये जो मार्का आराई है, ये जो सिलसिला 1957 में 1957 से जो शुरू हुआ था, वो करते कराते आपको पता है कि पहली बार जो पिंडी साजिश केस हुआ था, जिससे ये इदारों के अंदर मदाखलत की। और आपको मैं ये भी बताऊं कि स्टेट अबाउ द स्टेट की बात भी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने की है कि जी स्टेट के ऊपर भी एक स्टेट है। ये उनके इशारे किनारे किस तरफ थे। और फिर मरियम साहिबा ने भी बड़ी डिटेल के साथ कल बड़ी हिटिंग अंदाज में गुफ्तगू की। और यकीनन अगर मुल्की इदारों के बाएम कारकर्दगी के हवाले से देखा जाए तो ये बड़ा सवालिया निशान है शाह साहब हमारी पाकिस्तानी रियासत के लिए कि ऐसा हरगिज़ नहीं होना चाहिए था। और ये नाराबाजी आप देख लें और आप ये भी देख लें कि किस तरह लोग तौहीन आमेज नारों के ऊपर भी चल निकलते हैं। बिलाशुबा हमारे सियासतदानों को इस तरह की चीज़ों को ख़त्म करने के लिए खुद ही हिकमत अमली बनानी पड़ेगी, खुद ही एक ऐसा अंदाज, एक ऐसा किरदार एक अपने अमल से साबित करना होगा कि अब इस तरह की नौबत ना आए। सवाल ये पैदा होता है कि उनकी गिरफ्तारी को अगर मुस्लिम लीग नून के कारकुन नहीं मानते तो ना माने, वो उनका जमहूरी हक है एहतजाज करने का। मगर देखना ये है कि उन्होंने जो बाजवा साहब के हवाले से नारे लगाए, ये बड़ी अलार्मिंग सूरत हाल है हमारे लिए, ये नहीं होना चाहिए। और अगर ये हो रहा है तो इसके खात्मे के लिए इन दोनों अदारों को कोई ना कोई वक्त आ चुका है कि कोई ना कोई बेहतर, मजबूत और ठोस हिकमत अमली पे सियासतदानों को, और जो जिसको स्टेट अबाउ स्टेट का अदारा कहा गया, इनके दरमियान जो है कोई बामी पैकेज होना चाहिए, इखलाकियात के दायरे में भी, रियासती आइन के तहत भी, और इंस्टीट्यूशन के एतबार से भी ये बात नहीं होनी चाहिए। अगर हमने कोई तज्जियाती अंदाज में बात करनी है तो हम यही कहेंगे कि हर इदारे को अपने आइन के ताबे काम करना चाहिए, जो जिसकी जिम्मेदारी है वो उसको निभाए। अभी जब आगे चल के जो आज के क्लिप्स मुझे प्रोड्यूसर साहब के साथ जब हम शेयर कर रहे थे, तो एक थोड़ा क्लिप लंबा है मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा का, तो मुझे मती साहब कह रहे हैं कि उस क्लिप को आप चला के देखें कि उसमें मोहतरमा ने बड़ी एक सकूत कश्मीर की भी इन्होंने बात की जी। और मुझे बताया था मतीउर रहमान साहब ने कि मौलाना का भी उसमें जो है ना बयान है। नाजरीन जिन्होंने प्रोग्राम अभी ज्वाइन किया, सबसे पहले मैं आपको एक मतलब फिर जो है दिल की अमीर गहराइयों से शुक्रिया अदा करूंगा। आप सैटेलाइट पे भी हमें देख सकते हैं, और सैटेलाइट पे देखने का तरीका आपकी केबल पे है, और केबल पे आप हमें जो है ना बिल्कुल ये टीवी पर भी प्रोग्राम आप देख सकते हैं। सिर्फ आपने करना है स्क्रोल डाउन प्रोग्राम हमारा, और स्क्रोल डाउन के लिए आपने ज़मा इंटरनेशनल को जो है वो क्लिक करना होगा। और उसके अलावा फेसबुक लाइव, और ये लाइव इस वक्त नशरियात आपके सामने जारी हैं। इस वक्त प्रोग्राम का उन्वान है शहबाज शरीफ साहब की गिरफ्तारी, हुकूमती रवैया और अवामी रद्द-ए-अमल। अवाम के नारों का जो सिलसिला था वो किस तरफ दुनिया के सामने तमाशा बन रहा है, किस तरफ हमें लेके जा रहे हैं, उस पर तबसरा कर रहे थे खुर्शीद जमान अब्बासी साहब। मैं प्रोड्यूसर साहब से गुजारिश करूंगा कि वो एक और क्लिप चलाएं ताकि हम वो देखने के बाद उस पर दोबारा तबसरा आगे बढ़ाएंगे इंशाअल्लाह। शुक्रिया एहसन साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सब हज़रात का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप शॉर्ट नोटिस पे तशरीफ़ लाए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के कॉल से मैं शुरू करूँगी। उन्होंने फरमाया था कि कुफ्र की हुकूमत तो चल सकती, लेकिन जुल्म की हुकूमत नहीं चल सकती। और बहुत ही अफसोसनाक दिन है आज, जिस तरह से पिछले 3 साल में 2 साल में इस हुकूमत ने जिस तरह से चीज़ें हुई हैं। सकूत कश्मीर हुआ है पहली बार इस तरह,
پہلی بار اتنی مہنگائی ہوئی ہے، پہلی بار اپوزیشن پہ اس طرح کریک ڈاؤن ہوا ہے، پہلی بار ہر گناہ کرنے کے باوجود یہ احتساب سے بالا تر ہیں، اسی طرح پہلی بار ان کی حکومت کے اندر لیڈر آف دی اپوزیشن کو دوبارہ گرفتار کیا گیا ہے۔ مجھے اس میں کوئی ذرہ برابر بھی شک نہیں ہے کہ محمد شہباز شریف صاحب کو کسی قسم کے احتساب کی خاطر یا کسی الزام پہ گرفتار کیا گیا ہے، کیونکہ ان کے اوپر تو ریفرنس جو ہے وہ چکر لگوا کے ان کا جو وہ فیصلے پہلے لکھ کے لائے ہوتے ہیں انہوں نے ان کو گرفتار کرنا تھا۔ لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، کوئی کنفیوژن نہیں ہے، قوم بھی یہ جانتی ہے، یہاں پہ بیٹھے میڈیا کے معزز حضرات بھی یہ جانتے ہیں، اس قسم کی جو فیصلے دینے والے لوگ ہیں وہ بھی یہ جانتے ہیں، اور مسلم لیگ نون بھی بہت اچھے سے جانتی ہے کہ شہباز شریف کو جس چیز کی سزا آج ملی، جس طرح سے ان کو عدالتوں کے چکر لگوائے جا رہے تھے، جس طرح سے ان کی اولاد کو، ان کی فیملی کو، ان کی بیٹیوں کو، ان کی وائف کو جس طرح سے ظلم کا نشانہ بنایا گیا، اس کی وجہ صرف ایک وجہ اس کی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ شہباز شریف بیٹیوں کو، ان کی وائف کو جس طرح سے ظلم کا نشانہ بنایا گیا۔ نقیب الرحمان صاحب سے گزارش ہوگی کہ اگر آواز کو میوٹ ان کی کر لیں۔ جی جناب، خورشید زمان عباسی صاحب، ظلم کا نشانہ ان کی بیٹیوں کو کون سا ظلم ہوا جی؟ میں تو پہلے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جناب یہ پریس کانفرنس کر رہی ہیں محترمہ، اور آزاد فضاؤں میں پاکستان کے اندر یہ پریس کانفرنس کر رہی ہیں، کون سا ظلم ہوا؟ ایک تو پہلی بات، پچھلے پروگرام میں ہم نے ان کی ایک ویڈیو دکھائی تھی جو 2.5 لاکھ کی جو باقاعدہ گوگل کے اس کے اوپر سرچ ہوئی تھی، 2.5 لاکھ کی جوتی پہننے والی غریب عوام کی بات کرنے والی جو ہے محترمہ، اور جناب مریم صفدر سے مریم نواز شریف بننے والی محترمہ، یہ بالکل وہی بات ہے جس طرح ذوالفقار علی بھٹو کے جو ہے بھوتے جناب بلاول صاحب، بلاول زرداری صاحب، بلاول زرداری ہیں وہ، لیکن وہ بلاول بھٹو لکھتے ہیں۔ کب تک عوام کو یہ ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جائے؟ ورڈ یوز نہیں کروں گا جو آپ وہ پی ایچ والا جو ورڈ آپ یوز کرتے رہتے ہیں، چونکہ وہ پارلیمانی نہیں ہے۔ کب تک ان کو ٹرک کی بتی، عوام کو ٹرک کی بتی کے پیچھے لگایا جائے گا اور پاکستان کی عوام آوے آوے جاوے جاوے کے یہ نعرے لگاتے رہیں گے، گلیوں میں جو ہے نا سر پیٹتے رہیں گے، اور پھر عسکری طاقتوں کے خلاف بھی ایک بات کرنا شروع کر دیں گے جناب، بڑا جو ہے نا کہ فلانا ہائے فلانا کتا باجوہ اور یہ اور وہ، جبکہ حقائق سے بالکل منحرف ہیں یہ لوگ، حقائق کو جان کر نہیں جی رہے ہیں یہ لوگ، اور عوامی سمپتی حاصل کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے۔ شاہ صاحب، گزارش یہ ہے کہ یہ غریب کو پاکستان کے حکمران اسی وقت یاد کرتے ہیں جب ان کے اوپر کوئی مصیبت آ جاتی ہے، اور آج آپ کے پروگرام کے وسادت سے میں پاکستان کے سارے سیاستدانوں سے ایک گزارش کروں گا کہ آپ اپنی ذاتی ضرورتوں کے لیے کشمیر کے نام کو بہت بیچ چکے ہیں۔ محترمہ نے یہ بھی کہا کہ جی اس حکومت میں سقوط کشمیر ہوا، اور محترمہ میں آپ سے یہ گزارش کر دوں، میری بہن آزاد کشمیر میں پاکستان مسلم لیگ نون کی حکومت ہے، اور اگر آپ سقوط کشمیر کی بات آج اپنے چچا کی جیل جانے کی وجہ سے کر رہی ہیں تو آپ نے اس وقت میری بہن کیوں شور نہیں ڈالا؟ آپ کی آزاد کشمیر حکومت کا کوئی ایک بیان نہیں آیا، اور جو آل پارٹیز کانفرنس ہوئی محترمہ، اس کے اندر آپ کے چچا حضور محترم شہباز شریف صاحب تشریف فرما تھے، اور وہاں انہوں نے کہا جی کہ گلگت بلتستان کو پاکستانی عملداری میں شامل کریں۔ میری بہن اس وقت تو آپ نے لبیک کہا، اور کل چاچا کو جیل جانا پڑ گیا تو آپ نے کشمیر کا نام بھی کیش کر لیا اور اس کو سقوط کشمیر کہہ دیا۔ کاش آپ کشمیر کی آواز ہوتی، یا آپ کی سیاسی پارٹی کشمیر کی آواز ہوتی، تو ایک تو آپ لوگ جتنے بھی پاکستان کے سیاستدان ہیں ان سے میری یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ اپنی ذاتی ضرورتوں کے لیے کشمیری شہداء کے خون کا مذاق نہ اڑایا کریں،
अल्लाह न करे कि ममलकत खुदादाद पाकिस्तान के ऊपर भी अगर कोई उसी तरह का इम्तहान आ जाए तो फिर आप को अंदाजा हो जाएगा कि आग जहां जलती है पता वहीं होता है। तो इसलिए मैं ये आपसे गुजारिश कर दूं कि कश्मीर की हमदर्दी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने उस वक्त दिखा दी थी जब इंडिया का वजीर आजम आया था, तो आप लोगों ने कश्मीर हाउस के बोर्ड उतार दिए थे। मेरी बहन, रेड कारपेट वहां बछाई गई थी, रेड कारपेट बछाई गई थी। मेरी बहन अपने अब्बू जी से आप दिन में 12 मरतबा बात करती हैं, आज उनसे जब आप 13वीं दफा बात करें तो इनसे भी ये भी पूछ लेना कि अब्बा जी सकूत कश्मीर कर दिया इमरान हुकूमत ने, तो जब आपने वाजपेयी के आते हुए बोर्ड उतार दिए थे कश्मीर के नाम के, तो वो सकूत नहीं था, ये धोखा कश्मीरियों से। मेरी बहन, आपसे मैं गुजारिश करूंगा कि आप अपने सियासी करप्शन को, सियासी कमजोरियों को आप मुस्लिम लीग नून की छतरी के नीचे छुपाने की कोशिश करें और आज़राए मेहरबानी इसको कश्मीर के साथ ना जोड़ा करें। पाकिस्तान की किसी भी सियासी हुकूमत ने इन 72 वर्षों में कश्मीर के हवाले से कुछ नहीं किया, और अभी पहले दिन आप लोग बैठ के गिलगित बल्तिस्तान को आरजी सूबा बनाने की बात करते हो और दूसरे दिन आपके चाचा जेल जाते हैं तो आप कहते हो सकूत कश्मीर हो गया। ना ना ना, ये ना करें हमारे साथ। ये आप अपनी सियासी ज़रूरत के लिए कोई और रास्ता देखें, और अगर पाकिस्तान के सियासी निज़ाम में किसी ने करप्शन की है तो रियासत पाकिस्तान के पास ऐसा कानून होना चाहिए कि वो उनकी बाज़पुरस करे। और कल के आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें मुझे मोहतरमा आपका सियासी विजन बिल्कुल दिखाई नहीं दिया। मुझे यही लगा कि कोई जाती झगड़ा है और सिर्फ पसंद और नापसंद की बुनियाद पे वो आपकी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, वरना जो लीडरशिप जब बात करती है मीडिया के सामने तो लीडरशिप का नेशनल और इंटरनेशनल विजन होता है। उस पर बात कही आपने। तो इसलिए इन मेरी गुजारिशात को शाह साहब मैं आपके फोरम से पाकिस्तान के सियासतदानों तक मैंने पहुंचा दिया, और ये फारूक हैदर साहब भी उस फिर मोहतरमा एक और बात की है इन्होंने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वो भी मैं आपसे शेयर कर दूं, आगे शायद प्रोड्यूसर साहब क्लिप में भी वो दिखाएंगे। इन्होंने कहा कि जी गिलगित बल्तिस्तान की जो सूबाई स्टेटस के हवाले से आला सतही इजलास हुआ, तो वो कहते हैं कि उस इजलास में इमरान खान साहब छुप के सब कुछ सुन रहे थे, वहां मौजूद नहीं थे। तो ये आपकी नुमाइंदगी तो वहां मौजूद थी, आप तो क्या कर रहे थे? तो उस सकूत में आपकी क्या पोजीशन है? लिहाजा ये मेरी बहन आप झूठ न बोले, मेरी आपसे हाथ जोड़ के अर्ज है कोई और तरीका ढूंढें अपने अपने सियासी मकासद को पूरा करने के लिए। तो ये गुजारिश है शाह साहब कि कल की इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी मैंने आपको सारा आइडिया दे दिया कि इनका असल मकसद क्या था, और खुद इन्होंने जो गुफ्तगू फरमाई खासकर अदालतों के हवाले से, और एक बड़ा दिलचस्प सवाल उस सहाफी ने किया, अच्छा आप ये देख लें कि अदालतों के जजों को भी माफ नहीं किया गया कल, तो इस रियासत की किन किन कमजोरियों के ऊपर मैं मातम करूं कि वहां न जजों को बर्दाश्त किया जाता है न उनको माना जाता है। जिस मुल्क के सियासतदान मीडिया पे बैठ के अपने मुल्क के जस्टिस सिस्टम को बुरा भला कहते हैं और अपने मुल्क की सलामती के अदारों के ऊपर उंगली उठाते हैं, अबे भाई दुनिया देख रही है, कमजोरियां तो आपने अपनी खुद हमारे सामने रखी हुई है। ये कौन सा कमाल कर दिया आपने कि अच्छा सहाफी ने भी कमाल सवाल किया। शाह साहब उस सहाफी पूछता है मरीम नवाज साहिबा से कि मोहतरमा ये बताइएगा कि आपको अदालत से इंसाफ की तवक्को है? शाह साहब मुझे समझ नहीं आती, मैं उस सवाल पे भी मातम करूंगा कि अभी पाकिस्तान की अदलिया की ये हालत है कि उनके जजों पे किसी को एतबार नहीं रहा, और ये आईने पाकिस्तान के ताबे है ये अदारा। किस किस मुल्क की वतन की कमजोरियों को हम रोएं, हम उनको ठीक करें। मियां नवाज शरीफ साहब ने बड़ा अच्छा दौरानिया लगाया बड़ी अक्सरीती पार्टी के तौर पे, उस वक्त तो उन्हें याद नहीं आया एहतसाबी
अमल के इदारों को मजबूत करना, अदालतों का निज़ाम करना या बाकी चीज़ें, वो जब बिजली आप पे पड़ती है तो आप भाग के कई कई चीज़ों का शेल्टर लेने की कोशिश करते हैं। ये दोगली पॉलिसी ना सियासी सूझबूझ के अंदर आती है, ना रियासती सूझबूझ के अंदर आती है। लिहाजा ये इन लोगों की हर गुफ्तगू इनकी कमजोरियों का मुंह बोलता सबूत है, जैसे मैं ये कहूँगा कि वो खुद अपनी नाकामियों और कमजोरियों के ऊपर मोहर जब्त करके तो अवाम को बता रहे हैं, और अवाम की आप हालत देख लें कि वो फिर भी इनकी खातर सड़कों पे निकलते हैं, गोलियां खाते हैं, मरते हैं, आवे आवे जावे जावे आवे आवे और जावे जावे वाली बात करते हैं। काश ये जहालत फैलाने वाले, मैं अगर इनको ये बात करूंगा तो इनके कारकुनों को बड़ा दुख होगा कि विजनरी लीडर नहीं है हमारे पास आज तक कोई भी किसी भी सियासी पार्टी का। बिल्कुल। तो इसलिए ना तो ये मुल्क कभी ठीक हो सकेगा, और ना पाकिस्तान के सियासतदानों के अंदर इतनी हिम्मत है कि वो इस मुल्क को ठीक कर सकें। अभी ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस के अंदर आप देखें कि इन्होंने जाती मकासद को सामने रखा, उसमें कौन सी कौमी मकासद की कोई शक इन्होंने डाली है, बिला वजह वक्त जाया किया अवाम का भी, और अब ये लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं रोडों पे लाने के लिए। हमें इस तरह की लीडरशिप से पनाह मांगनी होगी। वक्त और हालात का तकाजा है कि रियासी इदारों को दुरुस्त किया जाए, उनको दुरुस्त सिमत में कौन लेके जाएगा। ठीक हो गया। तो इसलिए आप अगला क्लिप उनके अदालत जजों के हवाले से जो उन्होंने फरमाया वो भी देख लें, और जब जज साहिबान ये प्रोग्राम देखें तो उनसे भी गुजारिश है कि वो भी जरा ठीक है जी चलाने से पहले आपकी इजाजत से मैं एक बात जो है वो यहाँ रखना चाहता हूँ। आज हमारे मीडिया के बहुत हमारे प्यारे दोस्त जनाब मोहतरम आसिफ शरीफ साहब लंदन में हैं और इजाज शरीफ साहब स्पेन के अंदर हैं, दोनों भाई हैं। उनकी जो है वो मदर बड़ी अम्मा जो है वो दुनिया से जा चुकी हैं। उनके लिए दिल की अमीर कर रही हूँ, उसे दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें जवारे रहमत में जगह दे और अपने हबीब के सदके सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उनके तमाम तर मनाजिल क़यामत तक जो है वो उसमें वो भरी रहें। उनके लिए दुआएं और उनके साथ हमारा इज़हार ताज़ियत। और उसके साथ साथ जितने भी बाकी लोग आबिद हसन आबिद हैं हमारे दोस्त, गवर्नमेंट में भी रहे हैं, पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक है, उनकी भी साथ रावला कोट के अंदर उनकी डेथ हुई है, उनके साथ भी हम दिली हमदर्दी और ताज़ियत करते हैं। अल्लाह उन्हें भी जवारे रहमत में जगह दे। जज़ाकल्लाह। मतीउर रहमान साहब से गुजारिश होगी कि वो अगला क्लिप चलाएं, मोहतरमा मरियम सफदर साहिबा का। ये है कि अगर इस मुल्क में पाकिस्तान में प्लीज अगर कोई कानून है, कोई इंसाफ है या कोई सेम्बलेंस ऑफ कानून या इंसाफ है तो फिर गिरफ्तारी शहबाज शरीफ की नहीं होनी चाहिए थी, फिर गिरफ्तारी जनरल आसिम सलीम बाजवा की होनी चाहिए थी। क्योंकि शहबाज शरीफ के नाम ये 99 कंपनीज नहीं निकली, शहबाज शरीफ के नाम वो सैकड़ों फ्रेंचाइज नहीं निकले। शहबाज शरीफ का ताल्लुक एक कारोबारी घराने से था जो कि 1930 से कारोबार कर रहा है। शहबाज शरीफ के वालिद साहब एक जाने माने बिजनेसमैन थे और बहुत फैला हुआ उनका कारोबार था, और वो तब से था जब वो सियासत में भी नहीं आए थे। आसिम सलीम बाजवा साहब एक तनख्वाहदार मुलाजिम थे और तनख्वाह पे गुजारा करने वाले मुलाजिम थे। उनका लखपति नहीं, करोड़पति नहीं, उनका अरबपति हो जाना वो है काबिले हिसाब। जी शाह साहब, ये वो है जनाब जनरल आसिम सलीम बाजवा साहब। उनकी तरफ तवज्जो दिला रही हैं कि जनाब उन्हें उनकी कंपनीज और उनको वो पकड़ना चाहिए था। बकौल अवामी राय के, बकौल वहाँ के लोगों के, इनका सिलसिला भी जब मियाँ शरीफ साहब का सिलसिला जब था, जो छोटा सा उनका लोहे की भट्टी जो है ना चली, तो उसके पीछे भी बहुत सारे मरक़ात हैं जो अवाम जो है ना वो वहाँ के लाहौर के अवाम और लाहौर की पब्लिक ये जानती है कि लाहौर के अंदर लोहे की फैक्ट्री कैसे हुई, कैसे बनी। लोहे की फैक्ट्री जो है नाजरीन, यहाँ तक भी बातें आई हैं कि
جو ٹرین کی پٹڑی تھی وہ راتوں رات کاٹی گئی اور وہ جا کر لائی گئی، اور اس کے بعد جو ہے نا بھٹی کا آغاز ہوا، پہلے بھٹی بنی. تو یہاں سے وہ اپنی دولت کا وہ بتا رہی ہیں کہ وہ بڑے بزنس مین ہیں اور پتہ نہیں کیا ہے اور کیا نہیں ہے. ایک طرف تو یہ ان کا نیریٹو، اور دوسری طرف انہوں نے توجہ بالکل ایک دم دوسری طرف کروائی. کیا کہیں گے خورشید صاحب؟ اچھا، ان کی اس گفتگو سے 3 چیزیں سامنے آئی ہیں شاہ صاحب. جی. ایک تو انہوں نے کہا کہ اس ملک میں اگر کوئی قانون ہوتا، یہ ان کی پولیٹیکل ویژن کی نیگیٹیوٹی ظاہر کرتا ہے جی. رائٹ. آپ ریاست میں ایک سیاسی نظام کا حصہ بھی ہیں، اور اس سیاسی نظام کا حصہ ہونے کے بعد آپ الزام اسی ملک کے قانون کے اوپر لگا رہے ہیں، جو منطق مجھے سمجھ نہیں آ رہی. کہ وہ کہتی ہیں جی اگر اس ملک میں کوئی قانون ہوتا. ابے بھائی، جب آپ لوگ پاور میں تھے تو ملک میں قانون تھا، آج آپ زیر اعتاب آ گئے تو ملک میں قانون نہیں ہے. پھر محترمہ فرما رہی ہے کہ جی گرفتار تو باجوہ کو ہونا چاہیے تھا، اس کی 99 کمپنیز نکل آئی. ابے بھائی، ہم تو کہتے ہیں کہ کسی کا بھی کرپشن میں ہاتھ ہے، وہ جس بھی ادارے سے، کوئی ادارہ مقدس نہیں ہے کرپشن کے اعتبار سے. بالکل ایسا ہی ہے کہ جو کرپٹ جنرل گزرے ہیں یا جن کے کوئی اثاثے ہیں وہ سامنے آنے چاہیے، عوام کو اس کا پتہ چلنا چاہیے. مشرف صاحب کے سمیت سب کے آنے چاہیے. بالکل آنے چاہیے. یہ تو اس پہ تو ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے بھائی. جس نے بھی ملک کو جس انداز میں بھی لوٹا ہے اس کی نیگیٹیوٹی آپ بالکل پبلک کے سامنے لائیں. مگر یہ انہوں نے یہ جو کہہ دیا کہ اگر اس ملک میں کوئی قانون ہوتا، تو میں ان کی بات کو یہ سمجھا کہ جتنی مرتبہ یہ اسمبلی ممبر رہی ہیں، فلور کے اوپر ان کا خاندان جاتا رہا ہے، تو وہ اس قانون کے تحت جاتا رہا ہے میری بہن. جب آپ چودھری ہوتے ہو تو آپ خوش ہوتے ہو، جب آپ کو نیچے رایا میں بیٹھنا پڑتا ہے تو آپ کہتے ہو ہمارے تو 1930 کے کارخانے چل رہے ہیں. ابے بھائی، لوگوں کا حق ہے جو آپ کو ووٹ دیتا ہے پاکستانی، اس کو آپ کو یہ حق دینا ہوگا کہ وہ آپ سے آپ کے احساسوں کے بارے میں سوال کرے. اور پھر جب آپ دیکھیں جی، میں اس پولیٹیکل لیڈر کو کبھی نہیں لیڈر تسلیم کرتا جو ملک کے سیاسی نظام کا حصہ بھی ہو اور اسی ملک کے قانون کو وہ کہہ رہا ہو جی کہ اس ملک میں اگر قانون ہوتا. ابے نہیں ہوتا تو جا کے انگلینڈ بیٹھو نا، آپ کے والد گرامی تو بیٹھے ہوئے ہیں، آپ بھی جا کے بیٹھ جاؤ، ادھر تو قانون ہے اگر تمہارے یہاں نہیں ہے. اگر پاکستانی عوام کے ساتھ آپ نے چلنا ہے، ان کے لیے کام کرنا ہے، تو پھر یہ جھوٹا پراپیگنڈا آپ کو بند کرنا پڑے گا، وہ کوئی بھی ہو. آج کل پیپل پارٹی والے بھی رو رہے ہیں، ماتم کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جی ناانصافی ہو گئی شہباز شریف کو. ابھی وہ کون سے پیپل پارٹی والے ہیں؟ آپ کو یاد ہے کہ لغاری صاحب نے کابینہ میں مسلم لیگ نون کو شامل کر کے تیسرے دن فارغ کر دیا اور کہا جی کہ جو سیاسی معاہدات ہوتے ہیں وہ کوئی مقدس معاہدہ نہیں ہوتا. ایسا ہی تھا. بالکل. بھائی کیوں؟ آپ دیکھیں، جب تک ان کے اندر ایک پائیدار سوچ نہیں آئے گی، جس کو کہتے ہیں پولیٹیکل ویژن نہیں ہوگا، تو یہ قوم کے ساتھ اسی طرح فراڈ کرتے رہیں گے. اور اس فراڈ سے ہمیں باہر آنا ہوگا، اور انہیں باہر لانے کے لیے ہمیں یہ بتانا ہوگا کہ یہ جھوٹا پراپیگنڈا بند کرو. اگر شہباز شریف خود پریس کانفرنس کیوں نہیں کرتے جی کہ 177 جو میری مشکوک ٹرانزیکشن ہے میں ان کو تفصیل دیتا ہوں. دیکھیں، عدالت میں تو بعد میں جائیں گے، آپ اپنے گھر میں بیٹھیں، کیمرہ آن کریں، عوام کے سامنے حاضر ہو جائیں اور ان کو بتا دیں بھائی میں تردید کرتا ہوں جی کہ میں نے یہ 177 جو مشکوک ٹرانزیکشن ہے منی لانڈرنگ کی، میں نے نہیں کی، میرے احساس یہ ہیں. اب آپ تو اس خط کو نہیں پروو کر سکے جو آپ نے کیس کے ساتھ لگا دیا تھا، قطری خط. کبھی آپ قطریوں میں پھنس جاتے ہیں، کبھی خطریوں میں پھنس جاتے ہیں. یہ قطریوں اور خطریوں سے باہر آ کے پاکستان کی عوام میں پھنسنا ہوگا آپ کو، جن سے مینڈیٹ لے کے چودھری بنتے ہیں. اور دوسرا، کشمیر کے نام پہ فراڈ بند کرو پاکستانی سیاستدانوں، اس کی اجازت آپ کشمیری آپ کو نہیں دیں گے. بالکل.
बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, मतियुर रहमान साहब से मैं गुजारिश करूंगा कि अगला क्लिप चलाने से पहले मैं थोड़ी सी इस पे बात कर लूं कि आसिफ मंच साहब ने कहा जी माशाल्लाह बहुत अच्छा तबसरा जो है ना इस वक्त प्रोग्राम का चल रहा है जी, इस वक्त हमें देख रहे हैं वो प्रोग्राम, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत सारे बाकी मेहमान नाजरीन का भी जो है वो मैसेजेस होंगे, वो हम उनको शामिल करेंगे आखिरी 10 मिनट में, उनके सारों की क्लिप्स जो है ना वो हम डिस्प्ले भी करेंगे। जो सोशल मीडिया पे देख रहे हैं, जो टीवी पर जो देख रहे हैं नाजरीन, उनका बेइंतहा शुक्रिया, सैटेलाइट के जरिए जो देख रहे हैं, क्योंकि हम उन तक नहीं रसाई कर सकते, लेकिन फेसबुक पे एटलीस्ट हम उनकी रसाई कर सकते हैं, लिहाजा उनका बेइंतहा शुक्रिया। अच्छा शाह साहब, गुजारिश ये है कि ये जो अगला क्लिप मती साहब ने जो मुझे टेक्स्ट करके बताया हुआ है जी, ये बड़ा ही दिलचस्प क्लिप होगा हमारे नाजरीन के लिए भी, और इसके ऊपर फिर हम बात करते हैं। मैं पहले मती साहब को कहूँगा कि वो उसको एयर करें, फिर देखते हैं क्या है। के बयानिए पे दिल से लब्बैक कहते हैं, और उसका सबूत ये है कि राना साहब को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया मंशियात जैसे भोंडे केस के अंदर। ये मेरे भाई एहसन इकबाल साहब बैठे हैं, इनको एक लफ्ज़ जो मतलब क्या कहना चाहिए कि वो इतना एक अजीब सा इल्ज़ाम था उसके ऊपर, ये जेल काट के आए हैं। लेकिन क्या मुस्लिम लीग नून को ये तोड़ सके? मुस्लिम लीग नून को अल्हम्दुलिल्लाह ये नहीं तोड़ सके। और ये अगर मुस्लिम लीग नून को अंडर ट्रिमेंडस प्रेशर, जुल्म और हथकंडों के बावजूद वन साइडेड वेल ये बहुत अच्छा क्लिप है, वाकई आपने बिल्कुल सही कहा है कि इस पर तबसरा नाजरीन का भी बनेगा और आपका तो तबसरा यकीनन बनेगा। लेकिन इससे पहले मैं एक छोटी सी बात करूंगा। सईदा मोहबैकर जो है ना वो कह रही हैं कि वेल डन जमान साहब एंड योर क्वेश्चन। मेरे पास जो ट्वीट आ रहे हैं मैं वो भी साथ इसमें शामिल करता जा रहा हूँ, क्योंकि मेरी ओर में ये ट्वीट जी ढेर लगा हुआ है, इंशाल्लाह उनको भी अकोमोडेट करते हैं। अच्छा जी अच्छा, ये जो इस पे बात में मैं जो रखना चाहता हूँ वो नाजरीन की तवज्जो के लिए कि जरा इस पे गौर कीजिए कि साथ बैठे हुए मौसूफ लग अभी भी रहा है कि वो कहीं नशे की हालत में है, जिस तरह उनकी आंखें हैं या जिस तरह नम सी कैफियत है उनकी। और दूसरी तरफ भी कि जी मुस्लिम लीग नून को नहीं तोड़ सके। मैं ये कहूंगा कि अली बाबा 40 चोर, 40 चोरों की जो है एक जो वो जिन्होंने अपने झूठ को दूसरों के सामने जो है वो छुपाना है, दूसरों के सामने उसको जो है वो सच साबित करना है, काले कव्वे को सफेद कव्वा बनाने की कोशिश करनी है, तो अब भी अगर अवाम नहीं जाग रहे खुर्शीदुज़्ज़मान साहब, तो मैं समझता हूं कि इन पर मातम ही जो है ना वो वाजिब होता है हम सब पे। इस अवाम पर मातम वाजिब होता है कि जिन लोगों को निकलने की वो बात दुहाई दे रही हैं। कश्मीर पे उन्होंने एपीसी नहीं बुलाई सर, कभी भी नहीं बुलाएंगे। कश्मीर के लोग ह्यूमन कैटास्ट्रफी वहां हो रही है, गाजर मूली की तरह कट रहे हैं। हमारा केस रिप्रेजेंट करने के लिए जो है ना इन्होंने कहीं कुछ नहीं किया, ना अपने दौर में किया, ना बहसियत अपोजिशन लीडर किया। और अगर कहीं हमारे साथ जो है ना कुछ कोई कर रहा है वहां पे, उनके भी कभी उन्होंने हाथ मजबूत नहीं किए, ना उन्हें स्ट्रांग किया, ना स्ट्रेंथन किया। और उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। कश्मीर के ही मुद्दे को लेके अब कह रहे हैं जी कि कश्मीर पर भी शब खून हो गया। इनकी हुकूमत है, मुस्लिम लीग नून मुखिया जनाब मोहतरम इज्जत महाब जनाब राजा दाहिर साहब के जो है ना बड़े आखिरी किस्म की निशानी जनाब राजा फारूक हैदर साहब हमारे वजीर आजम हैं। और फारूक हैदर साहब जो वजीर आजम है उनका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है आजाद कश्मीर में। क्या किया इन्होंने जी खुर्शीद साहब? अच्छा, सबसे बड़ी दिलचस्प चीज इसमें ये है जी कि मोहतरमा देखें, बात ये होती है कि काउंटर आर्गूमेंट जो पॉलिटिशियन करता है, उस पॉलिटिशियन का काउंटर आर्गूमेंट इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि पूरे नेशन को पता चलना चाहिए कि भाई मेरे लीडर की क्वालिटीज क्या हैं। अभी आप खातून खाना की औरतों को उठा के तो सियासत में घुसेड़ दें जबरतन, तो फिर उन्होंने क्या काउंटर करना है, क्या स्टडी करनी है, क्या पढ़ना है। और अब इनका जो काउंटर आर्गुमेंट था, ये थोड़ा हुकूमत के हवाले से मैं तनकीद करूंगा कि इन्होंने राना को पकड़ा और राना को छोड़ दिया। इन्होंने मियां नवाज शरीफ को इजाजत दे दी कि आप
अपना इलाज उधर जाके करवाएं। इन्होंने डार साहब को पकड़ा और छोड़ दिया। साबित ये हुआ कि ये जो नैब है, ये नैब भी एक ऐसा ही अदारा है, और आपको पता है कि इसके चेयरमैन भी बदल देते हैं ये जब कुछ हालात जब इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हो जाती है। इस क्लिप में और इस काउंटर आर्गुमेंट में मैं हुकूमत को ये कहना चाहूँगा कि ये कुछ बात उसने काम की है इमरान खान साहब, मोहतरमा मरियम साहिबा ने ये क्या कर दिया आपके नैब ने और आपने। और ये इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अगर मेरे मकसद की कोई बात इन मोहतरमा की मैं एंडोर्स करूंगा तो वो फिर मैं ये करूंगा कि हुकूमत की कमजोरी ये सबसे बड़ी कमजोरी है। बाकी बाजुओं को आप पकड़ें न पकड़ें उसके लिए आपका भी कोई अदारा होना चाहिए जो उसको पकड़े अगर ऐसी बात है। मगर ये बड़ा जबरदस्त तमाचा मारा है मरियम ने हुकूमत के मुंह पे और नैब के ऊपर, और अब नैब को इसके बाद सबक हासिल करना चाहिए कि आप जिसको पकड़ो उससे कुछ लेके छोड़ो यार, आप भी फ्रॉड करना बंद करो, आप भी अपनी कारकर्दगी दिखाओ ना थोड़ी। ठीक है, ठीक है। ये बड़ा मेरे लिए बड़ा चार्मिंग था, अलार्मिंग था। और अब जजों के हवाले से जो जजों को इसने कहा ना मरियम ने, तो इसके ऊपर अगर सुप्रीम कोर्ट का कोई जज हो जो आइन और कानून के ताबे काम कर रहा हो तो उसको कम से कम एक नोटिस तो भेजना चाहिए मोहतरमा को, ताकि पता चले। थोड़ा काम जो है ना वो गर्म होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। उसी वक्त गर्म होगा जब जज हरकत में आएगा। अच्छा, यहाँ एक तबसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रोग्राम का हमारा दौरानिया भी अब सिर्फ 15 मिनट रह गया है, और इस पे जो है ना बात करने के बाद हमने कमेंट्स भी शामिल करने हैं लोगों के, जिन लोगों ने इस वक्त प्रोग्राम जो है ना बड़े गौर व से देख रहे हैं हमारे, और उनका बेइंतहा शुक्रिया। वही नाजरीन है, वो हमारी ऑक्सीजन है, वी लव देम। अच्छा, बोरिस जॉनसन यूनाइटेड किंगडम के मुखिया, ये बड़ी तवज्जो तलब बात है। वज़ीर-ए-आज़म बोरिस जॉनसन से तकरीबन हर बंदा आशना है। कोविड-19 से लड़कर वो वापस काबीना में आए, सेहतयाब हुए और अपने फराइज मनसबी अंजाम दे रहे हैं। दूसरी तरफ मोहतरम नवाज शरीफ साहब यहाँ से बीमारी के लिए रुखसत हुए, और ये कहते हुए रुखसत हुए कि वो वहाँ पर कोई तबसरा पॉलिटिकली नहीं करेंगे, पॉलिटिक्स को अपनी एक तरफ रख के जा रहे हैं। वो जेल के अंदर थे, जेल से उन्हें उठाकर इलाज के लिए भेजा गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है खुर्शीद जमां साहब, इस पर आपने जरूर अपना तबसरा रखना है, क्योंकि प्रोग्राम का ये शायद उन्वान नहीं था, लेकिन ये उन्वान बनता है। वहां जाकर उन्होंने एपीसी बुलाई, आज ये कह रहे हैं कि हाँ कश्मीर पर शब खून मारा जा रहा है। उनके दौरे हुकूमत में जनाब नरेंद्र मोदी किलर जब वहां दाखिल होता है, रायबंड के अंदर रेड कारपेट बिछाई जाती है उसके इस्तकबाल के लिए, स्वागतम स्वागतम के गीत गाए जाते हैं उसके लिए, और वो उनकी पोती या दोती, आई डोंट केयर कौन था वो, किसकी शादी थी, उस शादी के अंदर नचनियां आती हैं, नचनियों के सामने जो है ना वहां पे प्रोग्राम्स होते हैं, जो है ना मनोरंजन होता है। उस वक्त कश्मीर याद नहीं है नाजरीन, उस वक्त कश्मीर कहीं पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा। हमेशा अपना तुरुक का पत्ता कश्मीर बनाकर उस वक्त फेंका जाता है इन सियासतदानों का हमारी ओर, हमें जो है ना बहलाने फसलाने के लिए, जब इन्हें इनके हाथों से इक्तदार जाता हुआ नजर आता है। खुर्शीद जमां साहब, तो शाह साहब अभी ये जो अगला क्लिप है ये इस पे तबसरा कर लें, उसके बाद अगले क्लिप दिखाएंगे। एक साथ करके कर लेते हैं, क्योंकि आपने उधर टाइम का ही अलार्म भी दे दी, तो मुझे थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा ताकि आपके दौरानियों को डेविएट ना करूं मैं। तो ये मती साहब कहते हैं जी ये क्लिप आप करें, फिर इन दोनों को ज्वाइंट करेंगे। जरा ये देखें कि पाकिस्तान की अदलिया के लिए क्या सवालिया निशान उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में छोड़ दिया है इन्होंने। आप अभी भी पाकिस्तान की अदलिया से सोच रहे हैं कि आपको रिलीफ मिलेगा, क्योंकि शहबाज साहब को भी अगर रिलीफ मिल रहा है तो अदलिया से मिलेगा, आप वो फौरन इस्तेमाल करेंगे, और नवाज शरीफ साहब की क्योंकि उन जज साहब को देखिए, मुझे मैं आपका सवाल समझ गई। मुझे अदलिया से अभी भी पूरी उम्मीद है, और उसकी वजह यह है कि अदलिया ने अगर प्रेशर में आके पहले कुछ फैसले ऐसे किए भी हैं तो मैं ये समझती हूँ
मैं समझती हूँ कि जिस तरह मीडिया के ऊपर प्रेशर है, जिस तरह सियासतदानों के ऊपर प्रेशर है, इस तरह अदलिया पे भी प्रेशर है। लेकिन अब जबकि प्रेशर डालने वाले कमज़ोर होते नज़र आ रहे हैं और हो रहे हैं, हमेशा सदा ताकत सिर्फ अल्लाह ताला की है, तो मुझे उम्मीद है और मुझे ये बहुत कवी उम्मीद है और मुझे ये होप भी है कि इंशाअल्लाह ताला ये जो आइन और कानून पे चलने वाले जजेस हैं वो ज़रूर इंसाफ देंगे और वो ज़रूर इंशाअल्लाह ताला इंसाफ पे मबनी फ़ैसले देंगे। वो ना सिर्फ अदलिया को आज़ाद कराएंगे अपने फ़ैसलों के थ्रू, बल्कि अदल को भी आज़ाद कराएंगे, जिसके ऊपर लोगों ने एक सवालिया निशान इस वक्त लगाया हुआ है। तो सवालिया निशान लगाया हुआ है अदल के ऊपर, बड़ा ज़बरदस्त तबसरा बनेगा। लेकिन सवाल फिर मासूमाना एक सवाल फिर उठता है, जो आपकी नज़र करते हुए नाजरीन की नज़र भी करूंगा और आपका तबसरा उस पर दरकार है। खुद इनके वालिद मोहतरम ये वादा करके जा रहे हैं कि वो बीमारी का इलाज करवाएंगे, सियासत नहीं करेंगे, वापस अपने मुल्क आएंगे। वहां से एपीसी भी करवाते हैं, कश्मीर का कोई कहीं जिक्र नहीं है। रेड कारपेट पे इस्तेकबाल हो रहा है मोहतरम, जो है वर्जन आपका आया हुआ है। जी जी, तो बोरिस ठीक हो गए, इनकी बीमारी नहीं ठीक हुई, क्या हो रहा है जी? अच्छा सुने, देखें उनकी बीमारी अभी भी ठीक नहीं होनी। और ये जो क्लिप है, इस क्लिप में अभी आप देखें कि पाकिस्तान की अदलिया का ये वकार और मकाम है। ठीक है, यानी एक सहाफी सवाल भी यही कर रहा है कि सियासी लीडर से आप देखें, मयार और स्टैंडर्ड देखें। यानी वो सहाफी जो है वो सोर्स ऑफ है इंफॉर्मेशन फॉर द पब्लिक ऑफ पाकिस्तान, राइट। और उसका सवाल क्या है जरा आप देख लें। वो उसको सवाल पूछ रहा है कि मोहतरमा आपको अदालत से इंसाफ की उम्मीद है, और आगे से जो काउंटर आर्गुमेंट आ रहा है मोहतरमा का, यानी ये वही हुआ कि एक वकील अगर अदालत पे कत्ल का मुकदमा लेके जज के सामने पेश होता है, तो वो जज को अगर ये आर्गुमेंट कर दे कि जज साहब मुझे आप पे इंसाफ की उम्मीद भी है और मैं डरता भी हूं, क्या पता आप इंसाफ ना करें जी, तो आप मुझे ये बताएं कि इस तरह के वकील का तो लाइसेंस फौरी मंसूख होना चाहिए, क्योंकि उसका पेशा वराना आर्गुमेंट ही नहीं है। सही। अब इसने अदालत की तौहीन कैसे की कि इससे पहले केसेस अदालतों ने किए हैं प्रेशर में आके। ठीक है। अच्छा, ये किसको नहीं पता कि अगर पाकिस्तान का पार्लियामान ठीक नहीं है, पाकिस्तान का सलामती का इदारा ठीक नहीं है, उस पर लोग शक व शुबा करते हैं, पाकिस्तान की अदलिया कहां से फरिश्तों का मजमू हो जाएगी? सही सही। और माजी की सारी तारीख बारी हुई है। वो एक 5.5 फुट के जज साहब हुआ करते थे, उनकी वीडियो है बाकायदा मीडिया के ऊपर। उन्होंने कहा जी ओ जी क्या करें, मजबूरी से करने पड़ते हैं फैसले लोगों के कहने पे। सही सही और सही। इस मुल्क के निजाम के इंसाफ की बुनियादें ऐसी हों, उस पर बिलाशुबा आप शक जरूर कर सकते हैं, मगर जब दो फरीकीन का मुकदमा लड़ा जाता है तो मुकदमा जीतने वाले को अदालत की तारीफ करनी पड़ती है, और ये अदालत की तौहीन कर रही है। कहती हैं जी कि मुझे उम्मीद भी है और मुझे उम्मीद नहीं भी है। तो अल्लाह ही हाफिज है ऐसे मुल्क के कानून का भी, ऐसे मुल्क की अदलिया का भी, और ऐसे मुल्क के सियासतदानों का भी। वक्त हमारे पास 11 मिनट है। मोहतरम आपसे मैंने एक सवाल मासूमाना किया था, अभी तक वो खटक रहा है। सर आपने ये कहा कि रेड कारपेट तो इन्होंने बिछा दी। अबे भाई, इन्होंने तो यहां तक भी कहा हुआ है कि हम भी लस्सी पीते हैं, वो भी लस्सी पीते हैं, हम भी सब्जी खाते हैं, वो भी सब्जी खाते हैं। ये उनका कोई पॉलिटिकल विजन थोड़ा है, ये तो जाहिलाना बात की हुई है उन्होंने। और आप मुझे कहते हैं कि ऐसे जाहिल सियासतदान की जाहिल चीज पे मैं क्या तबसरा करूं? आपने पहले ही उनको सवाल में इलानत मलामत कर दी, तो उसके बाद अगर आप मुझे कहते हैं तो मैं यही कहूंगा कि किसी लीडर की जाहिलाना बात के ऊपर शायद हम जैसा मोतबर बंदा, इल्मी काबिलियत, इल्मी मोतबरियत रखने वाला क्या तबसरा करेगा? अभी आप पूरे खानदान को देख लें, ऐसे उंगलियां मार के ऐसे ऐसे करके स्टेज तोड़ने से क्या सब बात नहीं बनती। बात होती है मोतबर अंदाज में। मैं दलील दूंगा आपके प्रोग्राम में तो आप मेरे कहे के पे कायल होंगे, वरना आप मुझे घसीटने का पूरा हक रखते हैं। बिल्कुल।
ایسا ہی ہے. اور یہ جو کہ سچا جو تجزیہ ہوگا, ذوالفقار علی بھٹو ایک پیدا ہوا تھا, اور واقعی اس میں کوئی شک نہیں کہ ذوالفقار علی بھٹو کو بولنے پر ملکہ حاصل تھی. ناظرین, عمل کی دنیا پر بھی ملکہ حاصل تھی. ہم ان کے سیاسی قدکاٹ سے, ان سے بھی غلطیاں ہوئی, الخطاء من البشر ہے, انسان سے غلطیاں ہیں, ان سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں, ان سے بھی, سیاستدانوں سے کیا, ہر انسان سے غلطیاں ہوتی ہیں, اور ان غلطیوں کا تدارک ہوتا ہے, ان غلطیوں کی جو ہے درستگی کی طرف انسان جاتا ہے, تدارک کرتا ہے, ان کو بہتری کی طرف لے کے آتا ہے. اور جو مہذب معاشرے ہوتے ہیں ناظرین, وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ وہ اپنے they should learn from their mistakes, وہ اپنے مسٹیکس سے سیکھتے ہیں, سیکھ کر جو ہے نا آگے معاشروں کو دوام بخشتے ہیں, معاشروں کو بہتری کی طرف لے کے جاتے ہیں, اور معاشرے ترقی کرتے ہیں. 47 سے ٹل ناؤ یہ وہی تم ہم کو بدنام کرو ہم تم کو بدنام کریں گے سیاستدانوں کا ایک گھسا پیٹا فارمولا, اور وہ فارمولا جب وہ اقتدار سے باہر جاتے ہیں تو وہ استعمال کرتے ہیں, جس طرح مریم صفدر صاحبہ پریس کانفرنس میں. آخری کلپ, اس کے بعد ہم نے سوالوں کی طرح لوگوں کے کامنٹس کی طرف ساتھیوں کے جو انہوں نے بھیجے, یہ ذرا آپ انجوائے کر لیں. میاں محمد نواز شریف صاحب نے کل جب لندن میں اسٹینڈ ہوپ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کی, ذرا آپ ان کا یہ انداز تکلم بھی دیکھ لیں, تو اس کے بعد ایسے لوگ ریڈ کارپیٹ ہی بچائیں گے. رحمان صاحب کا بے انتہا شکریہ, اگر وہ کلپ چلائیں اور ناظرین میں کہ ظلم ہے, یہ سخت ناانصافی ہے, زیادتی ہے, اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ساری روایات کو توڑ کے رکھ دیا ہے موجودہ نظام نے, موجودہ حکومت نے, اور یہ تو کسی صورت بھی قابل قبول نہیں, اور یہ ہم کبھی بھی تسلیم نہیں کریں گے. اور اس طرح کی جتنے بھی اگر کوئی اس طرح کی ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں تو یہ قطعاً لکھ لیں آپ کہیں, یہ قابل قبول نہیں ہے, اور نہ ہی ہم ان کو تسلیم کریں گے, نہ مانیں گے, اور نہ ہی انشاءاللہ جھکیں گے. عاصم باجوہ صاحب کو, عاصم باجوہ صاحب کے الزامات, عاصم باجوہ صاحب کے جو الزامات ہیں ان کو تو کوئی کاروائی نہیں ہے, کیا کہنا چاہیں گے عاصم باجوہ صاحب؟ یار رستہ دے دے, آگے سے ہٹ دیں. میاں صاحب یہ ایکسپیکٹڈ تھا جو ہوا ہے, یہ ایکسپیکٹڈ تھا جو ہوا ہے میاں شہباز شریف کی گرفتاری کے حوالے سے. ایکسپیکٹ تو مخل قوم یہ کر رہی تھی کہ عاصم باجوہ کر رہا تھا. ہمارے صحافی دوست ہیں شراز خان, وہ ان سے پوچھ رہے ہیں جی کہ جو ہے نا عاصم باجوہ صاحب کے حوالے سے, لیکن ابھی بھی کہیں نہ کہیں عدلیہ سے بھی اور عسکری طاقتوں سے بھی خیر کی امید رکھ کر یہ آگے بڑھ رہے ہیں, کسر نفسی سے کام لے رہے ہیں. وہ اصل بات نہیں, اصل سچ نہیں بتا رہے عوام کو کہ اصل سچ کیا ہے, اصل حقائق کیا ہے اس کے پیچھے. حقائق ہیں وہ. پھر دوسرا سوال جب اس نے کیا, صافی نے, ہمارے دوست نے کیا کہ جناب یہ آپ ایکسپیکٹ کر رہے تھے, تو وہ اس پر پھر پھوٹ پڑے کہ تب ایکسپیکٹ تو ہم باجوہ صاحب کی گرفتاری کا کر رہے تھے, شہباز صاحب پھنس گئے. اچھا, میں آپ کو اس کا ایک بہترین جواب دے کے پھر ہم چلتے ہیں ادھر. جو لیڈر ساری زندگی بات نہیں سیکھ سکا, جو لیڈر ساری زندگی بات کرنا نہیں سیکھ سکا, پولیٹیکل ویژن نہ ہونے کی وجہ سے. ابے بھائی آج کل لندن میں بیٹھے ہو, تھوڑا لوکل ٹی وی دیکھ لیا کرو, ڈیبیٹ سن لیا کرو, کوئی کتاب پڑھ لیا کرو تاریخ کی. اگر آپ میں وہاں بھی بیٹھ کے پیسوں کا حساب کرنا ہے, جمع تفریق, تو پھر میڈیا سے تو یہی کچھ بات ہوگی جو وہ کر رہے ہیں. بڑا جو بندہ کسی صحافی کے سوال کے اوپر 2 منٹ لگاتا ہے جواب دینے میں, اس کا ذہنی ووکیبلری, پولیٹیکل ووکیبلری آپ کے سامنے ہے. شاہ صاحب اس نے کیا سیکھا؟ اور ایسے لوگوں کو ہم لیڈر مانتے ہیں. ایسی لیڈرشپ اور ایسے لوگوں کی لیڈرشپ پہ میں ماتم ہی کر سکتا ہوں, اور تو میں کچھ نہیں کہوں گا. تو اب آپ کے یہ آپ پڑھتے جائیں, کچھ ہمارے جو دوستوں نے شیئر کیے ہوئے آئیڈیاز یا ان کے سوال ہیں یا ان کی جو سٹیٹمنٹیں ہیں, ان کو آپ دیکھتے جائیں شاہ صاحب. اور ساؤنڈ پرابلم کی نشانی جی سید قمر حسین شاہ صاحب کہہ رہے ہیں ویری نائس پروگرام, تھینک یو سو مچ برادر. اور آگے بڑھیں گے ہم, چونکہ ہمارے پروگرام کا دورانیہ ہے 5 منٹ. پھر سے انہوں نے تعریف کی, ویری نائس. اینڈ ریدا چوہان لندن سے, وہ کہہ رہی ہیں کہ اگر ایسے ہی ظلم کے خلاف نکلو تو بات ہے. یعنی وہ مریم صاحبہ کے حوالے سے کہہ رہی ہیں, ان کی بھکت ہیں, آپ کی بھکت گیری اپنی جگہ,
मोहतरमा, लेकिन जरा देखिएगा कि हो क्या रहा है, सच को जान के जिएगा। जब ये इक्तदार में थे तो क्या, आज भी जो जुल्म की आपने बात की, जुल्म कौन सा जुल्म, मुझे इस जुल्म की तरह तशरीह और ताबीर आपकी जरूर चाहिए होगी। जो शहबाज शरीफ साहब ने गोलियां मारी थी वो किधर गए? वो जुल्म नहीं था, छोड़े इनको। और मोहतरमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं आपके सामने, और कौन सा जुल्म है जरा हमें जरूर समझाइएगा, ताकि हम भी आवाम को बताएं कि असल जुल्म क्या है। शुगल के लिए कैसे, पता नहीं क्या जो इन्होंने, चूंकि उर्दू में लिखा हुआ है तो आई कांट रीड दैट, यू नो, आई एम सॉरी। कैन यू मती साहब अगला दोहराएं। सैयद महमूद बुखारी साहब कह रहे हैं कि सर, जब मुकद्दस लोगों को करप्शन करने पर मामूली सी वजाहत पर बरी कर दिया जाता है, कोई अदालती ट्रायल भी नहीं होता, तो फिर अवाम का ये रद्द-ए-अमल तो आएगा। वो नारे की बात। रिदा चौहान साहब, सब ही चोर हैं जनाब, आपने तस्दीक और तायद खुद ही कर दी, सभी चोर हैं। तो अब इन चोरों को और लुटेरों को आपने खुदेड़ना है, बाहर निकालना है। अदिल बाबा जी, वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच, आप हमेशा प्रोग्राम का हिस्सा बनते हैं, हम ठीक हैं, अल्लाह आपको सलामती और तंदुरुस्ती अता करे। और राजा सजावल हुसैन साहब, जो कश्मीर टीवी लंदन से जो है ना, उनका सिलसिला चल रहा है मीडिया के साथ, उन्होंने वेल सेड कहा है, थैंक यू आपकी तायद का। अदील साहब कह रहे हैं जी, जब से करप्शन का सुल्तान अंदर गया तब से पटवारी, चाहे वो कश्मीर से हैं या पाकिस्तान से हैं, पागल हो गए हैं। आज यकीनन आपके इस तबसरे को हम सलाम पेश करते हैं। और राजा सजावल हुसैन साहब कह रहे हैं, ग्रेट मैसेज टू, क्या लिखा है, disgraceful people, थैंक यू। और सैयद इजाज जाफरी साहब कह रहे हैं कि आप लोग कश्मीर में, आप लोग आज़ाद कश्मीर में क्या हो रहा है इसकी खबर लें, आज़ाद कश्मीर की नालायक इंतजामिया पर तवज्जो करें, जहां आए दिन हस्पतालों में इलाज मालजे के लिए तड़प रहे हैं, इनको बयान करें। जनाब मोहतरम इजाज साहब, आपकी थोड़ी सी मैं अभी आपको इस पे तबसरा बड़ा ज़रूरी आपके लिए जो है ना बयान करता चलूँ। आपकी इत्तला के लिए, अगर आपको अमेरिका में नहीं खबर है तो खबर रखिए, आज़ाद कश्मीर में मुस्लिम नून की ही हुकूमत है। तो ये तबसरा इनका ही हो रहा है, इनके ही मुखिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, तबसरा आज़ाद कश्मीर पे ही हो रहा है, जो कह रहे हैं हम आज़ाद कश्मीर से बड़ी मोहब्बत रखते हैं। आप एक हस्पताल को लेकर, बाग के उस केस को लेकर जो है इतने तड़प उठे हैं, तो आपकी तड़पाहट जो है जरा आगे बढ़ाते हैं कि 2 लाख कश्मीरी इनके सामने लुकमा अजल हुआ, तो आप उस वक्त भी तड़पा करें। आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है इस वक्त भी सरहदों के ऊपर गोलाबारी हो रही है, रोजाना हमारे लोग मारे जा रहे हैं, ह्यूमन कैटास्ट्रॉफी हो रही है, लेकिन आप खामोश हैं। लेकिन आप कभी कभार जो है वो फेसबुक पे आके अपने मंतक की बात जो है वो कभी मोहतरम जो है हमारे खुर्शीद जमा साहब से करते हैं, कभी यहाँ पे तबसरा दाग देते हैं, लेकिन तबसरा ये बनता है कि जुल्म के खिलाफ, जुल्म चाहे वहाँ है चाहे यहाँ है, जुल्म जुल्म है। और जुल्म बेसिकली ये है कि अवामुन नास को बेवकूफ बनाया जा रहा है 47 से टिल नाउ, और उनको हमने शऊरी बेदारी देनी है। जो पाकिस्तान से प्रमोट की हुई जमातें आज़ाद कश्मीर के अंदर आके हुकूमतें करती हैं, उनको हमने लगाम देनी है। ये मेरा मासूमाना सा आपके लिए जवाब है। उम्मीद है कि आज आप बड़े सुकून से इस जवाब को सुन रहे होंगे। राजा सजावल हुसैन साहब क्या फरमा रहे हैं, कह रहे हैं जी कि खुर्शीद जमा साहब, यू आर 100% राइट, थैंक यू। और जनाब सैयद इजाज अकबर जाफरी साहब कह रहे हैं जी कि नवाज शरीफ, जरदारी, बिलावल, फजल रहमान और इमरान सब एक ही है, ठीक है, चट्टे बैठे हैं। हाँ जी, ठीक है। आप कुछ कहेंगे? नहीं, ठीक है, उन्होंने कह दिया, उनकी मंतक। अदील बाबा कह रहे हैं जी, खुर्शीद साहब इस बात पे मैं एग्री नहीं करता, चले मानते हैं कि पाकिस्तान ने कुछ नहीं किया, मुझे ये बता दें कि पाकिस्तानी कश्मीर के लोगों ने क्या कुर्बानी दी। कल एक प्रोग्राम में रिफत वानी ने बोला कि पाकिस्तान कश्मीर के लोगों के हमारे लिए कोई कुर्बानी नहीं है। आदिल जी, बिल्कुल आपका सवाल दुरुस्त, और मैं इसकी तायद और तस्दीक करता हूँ कि हमारे जो है है ना अपना कह रहे हैं देसी बूटियां, हमारी देसी बूटियां जो जंगली बूटियां जो हैं, उनका ही तो असल कसूर है। देखें, उन्होंने ही तो बेच के रखा हुआ है इस अपने इलाके को, और उन्होंने कभी अपने हुकूक के लिए कभी बात नहीं की। सिर्फ इक़्तिदार के हुसूल के लिए हमारे सियासतदान तलवे चाटते हैं फेडरल के, और जब भी फेडरल में जो निज़ाम आएगा उसी निज़ाम के तलवे चाटे जाएंगे ताकि इनको भी आज़ाद कश्मीर में मौका मिले हुक्मरानी का। इसके अलावा उनका कोई तबसरा नहीं है।
جبار سید صاحب ہمیشہ بڑا پازیٹیو ان کا جو ہے نا بیہیویئر ہوتا ہے. یہ کہہ رہے ہیں جی اسکریپ ڈیموکریٹک سسٹم. بالکل زبردست. اور عدیل بابا کہہ رہے ہیں کہ سر 30 سے 35 سال ادارے ان کے ہی ہاتھ میں تھے, اگر ٹھیک کر سکتے تھے تو ٹھیک کر لیتے, ان کی نظر تو صرف کرپشن کی طرف تھی. ریدا جی کہہ رہی ہیں کہ ہائے عدالتیں بھی تو ان کو اپنی ہی انصاف بھی بقا ہوا ہے, پتہ نہیں کیا جو ہے نا وٹ ایور. سو مذاق بن کے رہ گیا ہے پوری دنیا میں, یہ کہہ رہی ہیں. اور جناب راجہ سجاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ پورا پاکستان چین کو 1000 سال کے لیے کرائے پر. تجویز بری نہیں ہے, لیکن پھر یاد رکھیے گا کہ منقسم ریاست میں چائنا کا بھی ہاتھ ہے, تو ذرا یہ بھی راجہ سجاول صاحب اپنے لیے ذہن میں رکھیے گا ایک جو ہے پیغام. آگے بڑھیں گے جناب. چونکہ ہمارے پروگرام کا دورانیہ ختم ہو رہا ہے اور انہوں نے دوا پہ امین بھی کہا, سب لوگوں نے دوا کے لیے اعجاز شریف صاحب کی دوا کے حوالے سے جو ہے نا کہا, اور جبار سید صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ may Allah grant highest place in heaven, thank you so much and امین. مریم نواز جی, اگر قانون ہوتا تو تیرا باپ بھی علاج کے لیے باہر نہ کرتا, بلکہ عدیل بابا جی قانون ہوتا تو میں یہ کہوں گا کہ بورس جانسن تو ٹھیک ہو گیا, وہ ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئے نواز شریف صاحب. ان کی بیماری کس نوعیت کی ہے, کس طرح کی ہے, اور وہ کون سی بیماری ہے جس کا پاکستان میں علاج نہیں ہے. سید اجازت پور جعفر صاحب کریں گے ہمارے لوگ ایک سیاسی پڑاس نکالنے کی جدوجہد میں مصروف ہیں, وگرنہ کس نے پاکستان سے کشمیر کو آزاد کروانا ہے. نیریٹو ہے ان کا جناب, بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, سیاسی بڑاس بھی نکالیں, لیکن چونکہ سیاسی بڑاس یہ بالکل اس کو میں تھوڑا سا روحانیت کی طرف بھی لے کے جاؤں گا. آج ہم جا کے یزید کی قبر سے یزید کو اٹھا کر باہر نہیں لا سکتے, لیکن اس کا ٹرائل کرتے ہیں. تھوڑا سا رکیے گا, اس کا ہم ٹرائل, اس کی قبر کا ٹرائل کر رہے ہیں جب بھی محرم الحرام کا مہینہ آتا ہے, اور جال حق کا وضاحق الباطلہ ان الباطلہ کانا زہوقا کا جو ہے نا ٹرائل ہوتا ہے کہ حق حق ہے, حق چھاکے رہے گا, باطل باطل ہے, باطل نے مٹ جانا ہے. وگرنہ ہم یہ کہیں جی کہ اس سسٹم کو یا یزید کے سسٹم کو ہم جو ہے بدل کے اس تاریخ کے جو ہے نا ان اوراق کو ہم بدل سکتے ہیں؟ نہ بابا, ہم بدل نہیں سکتے, لیکن حق کو حق اور باطل کو باطل کہہ سکتے ہیں. اور آج بھی یہی ہو رہا ہے. یہ آوازیں مسلسل چلیں گی تو اس بزبان شاعر کہ جو پتھر پہ پانی پڑے متصل تو بے شبہ گھس جائے پتھر کی سل. پتھر پہ بھی پانی پڑتا رہے گا, ٹپ 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 ٹپ, وہاں سے بھی سوراخ ہو جائے گا, اور ایک دن سمجھ جائیں گے یہ لوگ کہ زمینی حقائق کیا ہیں اور یہ کس طرف جا رہے ہیں. اگر ہمارے تبصروں میں کہیں خود نمائی نہ ہوئی تو, اگر ہم اپنے بال ادھر سے ادھر کرتے رہے, ادھر سے ادھر کرتے رہے, اور تبصرے ہمارے خاک ہوئے. خورشید الزمان صاحب نے 40 سال تک صحافت میں زندگی گزار کے اپنے بال بھی اڑوا دیے ہیں, تو اب اس کے بعد بھی اگر ہماری ان چیزوں کو اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ خالی بڑھاس نکالنے والی بات ہے, تو اللہ آپ کو خوش رکھے. عدیل جی کہہ رہے ہیں جی جنرل باجوہ کے خلاف کورٹ میں جا کر کیس کریں, ہمت ہے تو. اچھی تجویز ہے جناب. میر بھی کیا سادہ ہیں, بیمار ہوئے جس کے سبب. جناب اجازت کو جعفر صاحب, شکریہ آپ کا. خورشید زمان صاحب اور شاہ صاحب, قانون ہوتا تو آج میاں صاحب کہاں ہوتے, ڈار صاحب کہاں ہوتے. بالکل ایسا ہی ہے. پروگرام کا دورانیہ ہم 3 منٹ ایکسیڈ کر چکے ہیں, اور آخری جو ہے اجاز صاحب کا پھر کہہ رہے ہیں کہ میر بھی کیا سادہ ہیں, بیمار ہوئے سب کے جس کے سبب اس اتار کے لونڈے سے دعا مانگتے ہیں. واہ واہ واہ, خوبصورت. یہ آپ کا تبصرہ بڑا قابل احترام اور اچھا لگا. مولانا فضل الرحمان صاحب کے ہسٹری سب کے سامنے آ گئی ہے. انہوں نے سب کے ساتھ مل کر کہا کہ کیا کیا بنایا مریم صفدر ایوان جی, ان کے خلاف بھی بولی یا کیا اس طرح, چور چور بھائی بن گئے ہیں. جناب بالکل یہ ٹھیک ہے, اور تلال کے حوالے سے بھی, اور بہت سارے تبصرے. معذرت چاہیں گے کہ شاید سب کے تبصرے ہم آگے نہیں کر سکیں. محمد اسلم صاحب کا جی اوکے, آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے جناب. محمد اسلم صاحب ان کا ضرور چلائیں گے جناب. اور سیاد خان صاحب کہہ رہے ہیں باہر بیٹھ کر تبصرہ کرنا آسان ہے, لیکن گراؤنڈ میں ریالٹی مختلف ہے. محترم یہ آپ تھوڑا سا ٹیڑھی سی آپ کی تصویر جو ہے لگی ہوئی ہے, میں آپ کو ذاتی طور پہ جانتا ہوں سیاد صاحب. تبصرہ ایک سیکنڈ رکیے گا, یہاں پہ رکیے گا. محترم سیاد خان صاحب, آپ یہ مجھے بتائیں وہاں پہ ہیں, آپ وہاں پہ کیا کر رہے ہیں؟ آپ پاکستان کے اندر موجود ہیں, آپ نے اس وقت تک کیا کیا, اور وہاں اندر ہی بیٹھے ہوئے ہیں, اندر بیٹھ کے آپ نے اندر سے کیا جو ہے وہ ہلایا, کیا توڑا؟ وہ میں چونکہ یہاں پہ میڈیا پہ ایک مثال مجھے یاد آئی ہے, میں وہ دینا نہیں چاہتا, تھوڑی سی غیر پارلیمانی ہے. وہ لومڑی ایک دفعہ جو ہے وہ
किसी बैल के पीछे काफी देर तक चलती रही कि कुछ गिरने वाला है बैल का और वो पकड़ के खाएगी, लेकिन ना कोई चीज गिरी ना वो खा पाई। अब आप लोग जो है वहां पे बैठकर जब जदोजहद नहीं कर रहे, वहां पे आप जो है ना जुल्म के खिलाफ आवाज नहीं उठा रहे, कश्मीर के ऊपर शब खून मारा जा रहा है, आपकी कोई तबसरा नहीं बन रहा, तो बाबा हम भी तो यहाँ बैठ के आपकी तरह नहीं बन सकते, हम भी तो कुछ कहेंगे, हमें कुछ कहना चाहिए, कुछ करना चाहिए। ये बाहर बैठ के तबसरा जो है ना, ये बात आप नवाज शरीफ से पूछें जो अपने मुल्क का सरमाया लूट कर वहां लंदन में बैठा हुआ है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है, बीमारी के इलाज पे गया, बोरिस जॉनसन ठीक हो गया, वो ठीक नहीं हुआ, ये तबसरा उससे पूछना आपके लिए जायज बनता है। वैसे खैर आप उससे कैसे पूछ पाएंगे, माजरत के साथ आपका एक्सेस हमारे साथ ये है, तो चले शुक्रिया आपका भी, आगे बढ़ें जनाब। और जी शाह साहब, जानिया प्रोग्राम का चूंकि हमारा खत्म हो रहा है नाजरीन, आपके समातों का बेइंतहा शुक्रिया, आपके फीडबैक का बहुत शुक्रिया, आपके तबसरों का बेइंतहा शुक्रिया। आप हमेशा आते हैं, जानदार तबसरा करते हैं और प्रोग्राम में जान डालते हैं। आपके तबसरे हमेशा हमारे लिए माथे का जोमर है। अपना और अपनों का बेइंतहा ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक फी अमानिल्लाह।